हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बर्मा बोकारो, झारखंड। और शायद हम लोग पिछले क्लासेस में एक्सप्लोसिव के बारे में देख रहे थे और एक्सप्लोसिव के कितने टाइप्स और कौन सी ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव, अंडरग्राउंड एक्सप्लोसिव, ये सब सारे हम लोग देख रहे थे। आई थिंक आज की क्लास होने वाली है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव। मैंने आपको एक वीडियो शेयर आउट किया था जो कि मैं माइंस को विजिटिंग करवाया था। आप अगर देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए। माइंस किस तरह से रन होती है, कैसे दिखती है और फिर क्या क्या उसमें HEMM यानी कि हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज यूज होती है। देन आफ्टर ही आपको एक्सप्लोसिव के बारे में समथिंग कुछ आइडिया होगा। ओके, तो पहले आप माइंस विजिट वाली वीडियो को देखें, इससे पहले जो अपलोड हुई है वो, फिर आप एक्सप्लोसिव में आइएगा। लगभग 2 लेक्चर हो चुका है एक्सप्लोसिव, ये 3rd लेक्चर से, बट क्लास में हम लोग 4th लेक्चर को इसको नॉमिनेट करेंगे। हाँ, एक चीज और कि एक्सप्लोसिव को दिखाने के लिए ही मैं माइंस गया था, बट एक्सप्लोसिव माइंस में आती कब है या फिर जो ब्लास्टिंग का टाइम्स होता है वो कब होता है। तो रूल्स और रेगुलेशंस कहता है कि आप ब्लास्टिंग दिन के उजाले में ही कर सकते हैं, यानी कि जनरल शिफ्ट में ही आप ब्लास्टिंग कर सकते हैं। और ब्लास्टिंग का परफेक्ट टाइम मैनेजर के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाती है। ब्लास्टिंग हम लोग 1 से 3 या 4 बजे तक कर लेनी है। ओके, बट किसी किसी माइंस में निर्धारित 2 बजे भी होती है, और 2 बजे परफेक्ट इसलिए होती है क्योंकि उस समय शिफ्ट चेंज होता है। उसके बाद ब्लास्टिंग हो जाने के बाद सबको डिप्यूट की जाती है वर्किंग में। तो माइंस में ब्लास्टिंग तभी होगा जब एक्सप्लोसिव होगा, और एक्सप्लोसिव तब आएंगे जब ब्लास्टिंग की जरूरत होगी। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि सर 5 घंटे पहले एक्सप्लोसिव वैन को बुला लेते हैं और ड्रिल होल पैटर्न ये सब चार्जिंग स्टेमिंग करते हैं, तो ऐसा कानून या फिर ऐसा रेगुलेशंस कहीं नहीं बना कि आप 5 घंटे या 6 घंटे पहले ही एक्सप्लोसिव को हायरिंग कर लें, देन आफ्टर आप ब्लास्टिंग की सारे प्रोसेस स्टार्ट करें। दरअसल वैसा इसलिए नहीं, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ी से उन्हें चिंगारी भी मिल गई या फिर वाइब्रेशंस भी मिल गई तो फिर वो ब्लास्ट कर सकते पूरी माइंस को। और एक्सप्लोसिव जो वैन होती है वो गैल्वेनाइज प्रोसेस से बनाया जाता है, यानी कि ऐसे ही कोई सीट या टीन की चादर या फिर ऐसे बनती नहीं है, वो गैल्वेनाइज की जाती है ताकि एक्सप्लोसिव जो अल्ट्रावायलेट रे या सनलाइट रे वो रिटर्न हो सके। अगर ये एक्सप्लोसिव वैन है और एक्सप्लोसिव अंदर लोड है, ठीक ना, अगर सनलाइट या कोई भी हीट एनर्जी सपोज दैट सनलाइट ही है, अल्ट्रावायलेट रे इन द केस किसी को भी आप मान लीजिए, इन द केस इस कंटेनर पे पड़ी और ये गैल्वेनाइज नहीं है तो क्या होगा, ये कंटेनर हीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर भी एक्सप्लोसिव हीट होगा और सडन टाइम एक ऐसा टाइम होगा कि वो एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए ये जो कंटेनर होती है इसको कॉपर या जिंक से गैल्वेनाइज की जाती है ताकि हीट कंज्यूम ना कर सके, ये फ्री फ्रॉम हीट रहता है, फ्री फ्रॉम लाइट या
हिट। ठीक, और भी बहुत बारीकी से इसे एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो एक्सप्लोसिव वैन होता है उसकी जो स्पीड रखी गई है माइंस में वो 25 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक्सप्लोसिव वैन को इतनी ही स्पीड में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वाइब्रेट हुआ, इधर उधर फ्रिक्शंस लगी तो ये भी ब्लास्टिंग या फिर एक्सप्लोजन हो सकता है। रिसेंटली, जस्ट 1 मिनट, ओके, रिसेंटली बंगाल में एक हादसा हुआ था एक्सप्लोसिव के कारण। अगर वो आप एक्सप्लोसिव का वीडियो देखते या फिर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन हो जाने के बाद जो वीडियो आई थी, डेड बॉडी आई थी, वो आप देखते तो आपकी पूरी बॉडी, रूह कांप जाती है। आप समझ रहे हो, एक एक्सप्लोसिव वैन का ब्लास्टिंग हो जाना, कोई भी कंपनी हो, आइडियल हो या फिर कतरास में भी एक्सप्लोसिव का गोदाम है, यानी कि इंडस्ट्रीज है, और हमारे गोमिया IEL जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर एक्सप्लोसिव है ये। इसका फुल फॉर्म इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गवर्नमेंट है। तो जब भी शॉट फायरर या फिर इंचार्ज एक्सप्लोसिव को लेने के लिए जाते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 6% से 10% के साथ ट्रांसपोर्ट की जाती है, और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज होती है। आज के टाइम पे एक्सप्लोसिव जो ट्रांसपोर्ट होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू से ही होती है। आप ऐसे ही कोई जनरल पर्सन्स या फिर ब्लास्टिंग का जो भी वर्किंग होता है गवर्नमेंट कंपनी ही करवाते हैं। ऐसे अगर कोई आउटसोर्सिंग ब्लास्टिंग करवाना चाहे अपनी एक्सप्लोसिव लगा के तो ऐसा नहीं होता, ठीक ना। ब्लास्टिंग का वर्क अगर कोई माइंस टेंडर भी हो गई है, किसी ने प्राइवेट कंपनी ने टेंडर ले रखी है या वर्किंग कर रही है उस पर, तो ब्लास्टिंग के अलावा बाकी आप हर काम कर सकते हैं, लेकिन ब्लास्टिंग सिर्फ कोल इंडिया के सब्सिडी के स्टाफ ही करेंगे, ये रूल्स है। तो लगभग 6 से 7 यहाँ पर्सन एक्सप्लोसिव वैन में थे, और ब्लास्टिंग इन्हीं लोग की गलती से हुई होगी, अदरवाइज जो भी मैटर है अभी तक सामने नहीं आया, और सामने आया भी होगा तो फैक्चुअल बातें हर किसी को नहीं पता होता। तो आई थिंक हुआ यूं होगा कि माइंस में ही, इंटायर माइंस में ही अगर ये कोई फेस को चार्जिंग करके दूसरी फेस में गए होंगे, ये मान लीजिए आपका फेस है और ये फेस को दूसरी फेस में गए होंगे चार्जिंग करने के लिए, तो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो हो सकता है कि जो डिटोनेटर इन लोग के पास होता है, डिटोनेटर एक प्रावधान ये भी है, डिटोनेटर को आप जब भी कैरी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सप्लोसिव से दूर रख के या फिर इसके लिए अलग एक कंटेनर आप बक्सा टाइप में लकड़ी की होती है, ये तो एक्सप्लोसिव से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो डिटोनेटर या तो ये डिटोनेटर इसके साथ होगा, या फिर हो सकता है जो मैंने अभी तक मैटर देखा है कि किसी बंदे ने डिटोनेटर को एक्सप्लोसिव से कनेक्ट करके, यानी कि सेफ्टी फ्यूज या डिटोनेटर को कनेक्ट करके, अगर ये कार्ट्रिज है एक्सप्लोसिव का, तो डिटोनेटर ये इसमें अटैच करके रख दिया था, ताकि क्या मतलब जानबूझ के थोड़ी ना, उसे भी नहीं मालूम होगा कि हो सकता है ब्लास्टिंग हो जाए। तो ये डिटोनेटर को अटैच करके प्राइमरी चार्ज बना के उसी कंटेनर में रख दिया था, और सोच रहा होगा या सोचा था कि यहाँ से इतनी डिस्टेंस कितनी है,
10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बट आपको पता होगा कि प्राइमरी चार्ज बना के आप किसी भी एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप चार्जिंग या प्राइमरी चार्ज या बेस चार्ज वहीं बनाएंगे जहां इमीडिएटली आपको यूज करना हो। अब ये बंदा इसमें रख दिया वैन में, और वैन अपनी स्पीड पे चल रही है। थोड़ी सी चिंगारी या फिर कुछ सेंसिटिव या वाइब्रेशन इसे मिला हुआ और ये ब्लास्ट हो गया होगा। देन आफ्टर पूरी की पूरी वैन ब्लास्ट हो गई, ऐसा हमें सुनने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसे थोड़ी सी वाइब्रेशन मिल जाए तो ये आवाज कर जाते हैं। और हमारा टॉपिक भी आज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया? अरे भाई मैंने क्या बोला? सेंसिटिव होते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं। इसका स्पेलिंग अब देख लीजिए, SENSTIVITY। ये आई नहीं होगा, TIVITY, सेंसिटिव। ओके, पहला प्रॉपर्टी। और आज की हमारी टॉपिक भी है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव। वेरी गुड। मैं इंक थोड़ा डाल लेता हूँ। ओ माय गॉड, ये इंक गिर गया था यार। आपके सिलेबस में पहला ही टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोसिव। तो मैंने अभी क्या बोला? सेंसिटिव। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। इतनी सेंसिटिविटी होती है कि थोड़ी सी इन्हें अगर वाइब्रेशंस मिल जाए, हीट मिल जाए तो ब्लास्ट कर देंगे। पूरी वैन ब्लास्ट हो गई थी। रिसेंटली की बात है, 1 साल हुआ होगा, 1 साल या 1.5 साल। पहला प्रॉपर्टी सेंसिटिविटी। अच्छा, प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? प्रॉपर्टी मीन्स वो मकान मालिक या फिर जमीन जायदाद, पैसे, इनकम सोर्स, ये सब नहीं। यहाँ प्रॉपर्टी गुणवत्ता की बात कर रही है। एक्सप्लोसिव में क्या गुण होना चाहिए, और विशेष करके क्या ऐसा सेंसिटिव या नॉन सेंसिटिव होनी चाहिए जिससे माइंस को और भी अच्छी तरह से ब्लास्टिंग में काम लग सके या ब्लास्टिंग हो सके। तो यहाँ हम लोग एक्सप्लोसिव की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। पहला प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा? सेंसिटिविटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ। आपकी शक्ति कितनी है, स्टेमिना कितनी है, आप कितना किलोमीटर कितना टाइम में दौड़ सकते हैं, ये स्ट्रेंथ कहलाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ, STRENGTH, आई एम करेक्ट। स्ट्रेंथ, शक्तिशाली, ठीक ना।
स्ट्रेंथ मतलब आप तो समझ रहे हैं, STRENGTH, स्ट्रेंथ। कितनी शक्ति होनी चाहिए कि ओपन कास्ट में जितने ओबी है या फिर कोयला है उसको तोड़ सके, ठीक ना। इसके बाद और सोचिए और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें। जब भी आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग से जो ब्लास्टिंग वायर यानी कि केबल निकालते हैं और एक्सप्लोडर से कनेक्ट करके करंट छोड़ते हैं, तो अगर करंट सफिशिएंट उसे नहीं मिले, ये मैंने बल्ब लगाया, इसकी 120 वाट की बल्ब है, ठीक। इसे करंट कितना चाहिए, 120 वाट की करंट चाहिए इसे। अगर इसे 100 वाट की करंट मिली या फिर 100 वाट की एनर्जी मिली तो ये क्या जलेगा? अरे डेफिनेटली जलेगा। ये 100 वाट में भी बल्ब जल जाती है, लेकिन अगर ये 120 की एनर्जी है तो ये 120 अगर आप देते हैं, इसको 120 वाट देते हैं तो 100 वाट से ज्यादा लाइट ये आपको 120 में देगी, ठीक है। सेम इट इज वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर। इसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर चाहिए, जो भी करंट इसको चाहिए वो करंट देना ही देना है, अदरवाइज मिस फायर हो सकता है या फिर अच्छे से ब्लास्ट नहीं हो सकता है। और अगर वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर को देखा जाए तो बस 2500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती है। एक बार मैं कंफर्म 2500 टू 7500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होनी चाहिए एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए। प्रत्येक एक्सप्लोसिव की अपनी अपनी वेलोसिटी होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी दी जाती है, यानी कि करंट। तो क्या हो गया, VOD, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर, ठीक है। और बताइए सर, और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अब जरा सोचिए, बारिश का समय है, माइंस ऐसे ही गड्ढा है। अगर बारिश के दरमियान पूरी माइंस गीली पड़ी हो रखी है या फिर मडी हो रखी है, दलदल टाइप की, दलदली या कीचड़ टाइप की, और आप वहां पे एक्सप्लोसिव लेके ब्लास्ट करना चाहें तो क्या ब्लास्टिंग हो सकता है? पानी में अगर आप आग लगाना चाहें तो क्या पानी में आग लग सकती है? आग तो नहीं लगेगी सर, लेकिन उसी पानी में आप पेट्रोल डाल दें या फिर कोई फ्यूल डाल दें तो आग लगेगी? डेफिनेटली लगेगी सर। तो इससे क्या रीजन निकलता है, क्या मैटर निकलता है? आज के टाइम में आपके पास कैमरा होगा या फिर स्पोर्ट वॉच या स्मार्ट वॉच मान लीजिए, और उसमें एक प्रॉपर्टी या स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है कि वाटर रेसिस्टेंस मतलब पानी का प्रतिरोधक। अगर आप उसे पानी में डुबो दे या पानी में रखे तो वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा, खराब नहीं होगा। सेम इसी प्रकार एक्सप्लोसिव में भी वाटर रेसिस्टेंस होना चाहिए। बरसात के समय में ब्लास्टिंग करना हो और वाटर रेसिस्टेंस एक्सप्लोसिव ना हो तो ब्लास्टिंग क्या होगी? करंट जा रही है ना, करंट से ही हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं ना, वो पालूता वाला हीट वाला नहीं है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो गई? वाटर
रेसिस्टेंस, वाटर रेसिस्टेंस। पहला प्रॉपर्टी सेंसिटिविटी, दूसरी स्ट्रेंथ, वीओडी, वाटर रेसिस्टेंस। और सोचिए और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है एक्सप्लोसिव में, और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एक्सप्लोसिव में। कैमरे में आ रही है ना? ओके, वेरी गुड। और प्रॉपर्टी बताइए। आप अगर बाइक ड्राइव कर रहे हैं और पेट्रोल लेने के लिए आप पेट्रोल टैंक गए, ठीक है, बहुत सारे लोग पेट्रोल की डेंसिटी नहीं देखते हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं डेंसिटी। अगर पेट्रोल की डेंसिटी क्या 670 से 680 के बीच रहे, यह आप देखिएगा डेंसिटी लिखी होती है उस मशीन में पेट्रोल की। ये पहला अंक मैं भूल रहा हूँ, 600 था कि 500 रहता है, ये मैं भूल रहा हूँ, 600 700 या समथिंग जो भी है। लेकिन ये डेंसिटी अगर लास्ट वाला अंक आप देखिएगा 70 से 80 के बीच में अगर डेंसिटी है, तब तो वो पेट्रोल आपके लिए बहुत बेस्ट है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और अगर आप लोकल लैंग्वेज में समझिए तो डेंसिटी ये 17 से 80 के बीच में रहे तो इसलिए अच्छी है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होती है ना, पेट्रोल की मॉलिक्यूल्स, वो ज्यादा गड्ढा में होती है, डेंसिटी उसी को बोलते हैं। मतलब आप समझने के तौर पे समझिए कि एक चाय बना रहे हैं, पानी और दूध दोनों मिक्स करके चाय बना रहे हैं, ठीक है, और एक चाय बन रही है। भाई एग्जांपल चाय की इसलिए मेरे आ रही है मुंह पे क्योंकि चाय का बहुत बड़ा मैं शौकीन हूँ और तरह तरीके के चाय में पिया हूँ, 60 से लेके 10 से लेके 5 से लेके 300 की भी चाय में पिया हूँ, साइंटिफिक चाय भी पिया हूँ, तो बहुत बड़ा मैं शौकीन हूँ। अब पूछेंगे सर 300 की चाय, एक प्याली में 300 की चाय कौन पीता है? तो भाई मैं भी नहीं पीता हूँ 300 की चाय, एक प्याली के लिए 300 क्यों मैं बर्बाद करूं? तो हुआ यूं था कि किसी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिक्स पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन था, हमारी इनविटेशंस थे और रांची के सबसे 5 स्टार अभी तक बना नहीं है, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट होटल है रेडिसन्स ब्लू, 5 स्टार ही है, बट उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, तो इसको आप 3 स्टार बोल सकते हैं। और इसके लेवल में और भी कोई होटल इंटायर पूरी झारखंड में है नहीं, तो 5 स्टार भी आप इसको बोल सकते हैं। बाकी इसकी हर ब्रांच रेडिसन्स ब्लू की, भाई क्रिकेट की जब मैच होती है ना, तो इंटरनेशनल लेवल की जो भी खिलाड़ी आते हैं पूरी रेडिसन्स ब्लू को बुक कर लेते हैं, हायरिंग हैक कर लेते हैं, और सारे के सारे IAS IPS अधिकारी डिप्यूट होते हैं। तो वहाँ पार्टी की इनविटेशन थे, हमारे लिए एक रूम बुक था, मैं गया था, तो उसी में 300 की चाय ऑर्डर किया था मैंने मॉर्निंग टाइम। बाकी खाना पीना ये सब महंगी होती है वहाँ पे, काफ़ी स्टैंडर्ड्स अच्छा लगता है, लॉबी भी है, स्विमिंग पूल है, और एक बार अगर मौका मिले तो आप लोग देखिए ज़रूर। इनफैक्ट
अगर मौका नहीं भी मिले तो पता, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के पीछे थोड़ा नॉलेज रखिए। अगर कोई बहुत बड़ा नेता आते हैं तो वहीं पे आते हैं, वहीं पे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो भी है मीटिंग वूटिंग करवाते हैं, तो उसी बीच में आप हो लीजिए, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ किससे मिलना क्या है। बस भीड़ में चलते रहिए, आपको देखने को मिल जाएगा, खा पी के निकल जाइए। और बैचलर लाइफ में हम लोग ने बहुत ऐसी हरकतें या कारनामा किया है कि भाई इन्विटेशन है नहीं और खाने के लिए निकल गए। बोकारो में तो खासकर, अरे कहाँ थे, डेंसिटी में, हाँ चाय में, तो एक पानी वाली चाय और दूध वाली थोड़ी बहुत मिक्स करके चाय बनाई और एक प्योर दूध की चाय बनाई, ठीक है। दोनों को कप में लिए, तो जो पानी और दूध दोनों मिक्स है, वो अगर पी के देखे तो आपको थोड़ा थोड़ा डेंसिटी, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको उतनी ज़्यादा गड्ढा, गाढ़ बोलते हैं ना, लोकल लेवल में गड्ढा, हम लोग को बोलते हैं। आप उसको टच करके देखिए, चिपचिपा नहीं निकलेगा, मतलब ज़्यादा डेंसिटी नहीं है उसमें, उसी को डेंसिटी बोलते हैं। अगर सिर्फ दूध वाली चाय अगर आप पीते हैं तो उसको आप टच करके देखिए, वो चिपचिपा निकलेगा, मतलब ज़्यादा गड्ढा है, गाढ़ हो गया है, तो उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। सेम इट इज़ यहाँ पेट्रोल इंजन्स में क्या होता है कि अगर 80 से 70 के बीच में डेंसिटी है तो आपकी जो मॉलिक्यूल्स होती है, पेट्रोल इंजन की जो मॉलिक्यूल्स होती है फ्यूल की, वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा गड्ढा होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपकी माइलेज और इंजन को बहुत अच्छे से रन करती है। और वही चीज़ अगर आप इससे कम वाली डेंसिटी वाली लेंगे तो फिर चाय वाली, अब समझ में आ रहा है, कैसी न कैसी टेस्ट लगेगी, माइलेज भी आपका कम होता है और फिर इंजन भी उतनी मजबूती नहीं देती है। हाँ, एक चीज और, अगर ज्यादा डेंसिटी भी लेना सही नहीं है, अगर ये 700 समथिंग या ये क्रॉस कर गया 1995, तो ये भी ज्यादा आप लेना भी आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल्स इतनी चिपचिपा हो जाएगी, इतनी गड्ढी हो जाएगी कि इंजन बॉडी में ये अटैच हो जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, इंजन बॉडी में अटैच हो जाएंगे, और अटैच हो जाएंगे तो फिर भाई इंजन को डैमेज करेंगे, तो ज़्यादा भी लेना नहीं। बट अभी के टाइम पे पेट्रोलियम में क्या हो गया कि ये डेंसिटी आना बंद हो गया, और माननीय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने बहुत ही अच्छी आइडियाज लगाई है कि जो भी डेंसिटी थी पेट्रोल, जो 100% की पेट्रोल मिलती थी, वो अब आपको मिलेगी 70% पेट्रोल, और 30% क्या रहेगा, इथेनियोल। ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसको आप मिक्स कर देंगे तो सेम इट इज, जितनी एनर्जी ये डेंसिटी वाली पेट्रोल देती थी, सेम इट इज यहाँ भी उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी इथेनियोल में। ये नितिन गडकरी जी का बहुत मस्त, आईआईटियंस है ना, काफ़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट, आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के रखा है, चारों तरफ रोड, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स। ऐसे ही तो हमारे देश में मिनिस्ट्री की ज़रूरत होती है। बाकी मिनिस्ट्री कमीशन खाने के लिए बैठे रहते हैं। कमाल का बंदा है नितिन गडकरी जी। तो भाई एक प्रॉपर्टी आपको क्या और मिल गई यहाँ पे सर, डेंसिटी। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलिए और ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। ये आपका 10 नंबर का है, एक प्रॉपर्टी डेंसिटी। ओके,
और लास्ट प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, डिटोनेशन प्रेशर, डिटोनेशन प्रेशर्स। भाई इंक डाला फिर भी नहीं है बढ़िया चल रहा है। लिखिए कितनी प्रॉपर्टी, तीन छह प्रॉपर्टी हुई ना, काफी है। अभी इसमें सबको डील करना है, डिफिनेशंस भी लिखना है, 10 नंबर यूं ही नहीं दे देंगे। नोट डाउन कीजिए आप लोग, नोट डाउन करके पहला हेडिंग दीजिए स्ट्रेंथ। प्रॉपर्टीज, पहला हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव आपके सिलेबस में है। उसके बाद ये सब और सभी को डील करना है, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ और कुछ है क्या। चलिए ठीक है, इतना 6 प्रॉपर्टी लिखिए, काफी है। मैं रब करता हूं, तब तक वीडियो पॉज। चलो बढ़िया। तो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, शक्तिशाली। ओके, ऑलरेडी स्ट्रेंथ जान ही रहे हो। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव, पहला पॉइंट स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सप्लोसिव मेजर of the amount of energy produced by an explosive to do useful to the work, to do useful work। मतलब ये क्या कह रहा है कि the strength of explosive, किसी भी एक्सप्लोसिव का जो स्ट्रेंथ होता है वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, the amount of energy produced by an explosive to do useful work। जो भी उसकी एनर्जी है, वो एनर्जी रिलीज करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, उससे हम उसी रिजल्ट को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टी द्वारा मेजर करते हैं, या फिर उसी से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव जानते हैं। ओके, अरे भाई ये आपका ओपन कास्ट माइन से अगर 25 kg एक्सप्लोसिव डाला और ये मटेरियल आपका 5 टन वो भी तोड़ के रख दिया, तो इसी को ना कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टी। कितनी स्ट्रेंथ है भाई, 25 किलो में 5 टन कर दिया, तो यही तो स्ट्रेंथ है। अब अगर कोई पूछे कि अगर 50 किलो डालेंगे तो कितना टन करेगा, 10 टन वो भी तोड़ेगा, तो ये स्ट्रेंथ हो गया। ओके, एग्जाम्पल में आप इसको लिखिए, वेट स्ट्रेंथ, बल्क स्ट्रेंथ। बल्क स्ट्रेंथ मतलब बहुत ज्यादा बल्क में जमा, और वेट स्ट्रेंथ मीन्स कितनी वेट है। ओके, मच्छर घुस गए क्या अंदर।
मजाक कर रहा था। उसके बाद एक पॉइंट और अगर बढ़ाना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं ब्लास्टिंग जिलेटिन। ये ब्लास्टिंग जिलेटिन क्या एक्सप्लोसिव है, कैसे बनता है, कहाँ यूज होता है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब आगे चल के देखेंगे। ब्लास्टिंग जिलेटिन आर कंसिडर्ड वन यूनिट स्ट्रेंथ एंड द अदर एक्सप्लोसिव आर कंपेयर्ड विद द इट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव। मतलब ब्लास्टिंग जिलेटिन जो होती है ना, वो बहुत उसमें खासकर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, और उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव। फॉर एग्जांपल इक्वल टू वेट ऑफ एक्सप्लोसिव लीजिए, रिलेटिव वेट ऑफ ब्लास्टिंग जिलेटिन। ओके, ये एक पॉइंट है। लास्ट वाली आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। और अगर पॉइंट इसमें लिखना चाहते हैं तो आप ये भी जोड़ के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एक्सप्लोसिव में टूटने वाली जो क्षमता होती है उसी को हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। 1 kg एक्सप्लोसिव में कितना माल तोड़ दे, ठीक है, उसी को हम लोग तो स्ट्रेंथ कहते हैं। और माइनिंग के लैंग्वेज में पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर। ओके, आगे चल के इसे भी देखेंगे। नाउ रिटर्न इट। और अगर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी released by an explosive, amount of energy released by an explosive during blasting। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। ओके, नाउ नोट डाउन प्लीज। हो गई? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि हमने अपने गुरु यानी कि जहाँ से हमने शिक्षा ली है, जो हमारे लिए आइडल थे, स्पेशली जियोलॉजी में, और वो जियोलॉजिस्ट भी थे, हमने एक प्लान किया है कि एक ट्यूटोरियल यानी कि कोचिंग सेंटर ओपन करें धनबाद में, और 7 तारीख को लास्ट एडमिशन डेट रखी गई है। आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि ट्यूटोरियल एज ए हीरापुर में ओपन किया जाए, या फिर सिटी सेंटर में, या फिर गोल्ड बिल्डिंग में। गोल्ड बिल्डिंग मतलब पेट्रोल टंकी के आसपास, ठीक है। अभी तक मेरे को भी नहीं पता कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, बट कल लास्ट डेट है। तो अगर किसी को ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो भी नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए। आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के साथ 1000 रजिस्ट्रेशन फी है। 1 महीने की आपकी क्लास चलेगी। 1 महीने में अगर आपको समझ में आता है, कुछ अच्छी लगती है, तो फिर आप उसको कंटिन्यू रखें 1000 फिर पेड करके, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं।
ओके। एंड वन मोर थिंग कि आपको एक टॉपिक या फिर एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर कंप्लीट करना है। जैसे जूलॉजी में आकर आपको कंप्लीट करनी है या फिर पूरी कोर्स ही कंप्लीट करनी है पर सेमेस्टर की, तो ऑलमोस्ट आप 5000 पेड कर इंस्टॉलमेंट में, अगर आप उतनी रिच या अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो इंस्टॉलमेंट में 5000 पेड कीजिए। आपकी सिलेबस कंप्लीट करवाने की, आपकी सिलेबस कवर करवाने की हमारी जिम्मेवारी रहेगी। हफ्ता में 2 ही 3 क्लासेस होंगे, बट 3 से 4 घंटे होंगे। ओके। और अल्टरनेट क्लास करना चाहेंगे तो उसके लिए भी एक अलग से शेड्यूल बनाया जाएगा, बट आपकी स्ट्रेंथ ही डिसाइड करेगी कि कैसे क्लास या फिर कौन सा टाइमिंग रखा जाए। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज भी जाना होता है ना, तो संडे हमेशा एक फिक्स्ड रहेगा ही, संडे की क्लास वो तो फिक्स्ड रहेगी। अगर और अल्टरनेट क्लासेस करनी चाहिए या फिर करनी होगी तो आपकी मेजॉरिटी ही, आपकी वोटिंग ही सपोर्ट करेगा कि कौन सा कितने टाइम पे क्लास दी जाएगी। सिलेबस में अभी जूलॉजिस्ट के हमारे पास टीचर हैं, काफ़ी अच्छे हैं हमारे विकास सर हैं, जो कि हमने खुद उन्हीं के द्वारा ही क्लास और लेक्चर्स लेके अपनी डिप्लोमा की कोर्स कंप्लीट किया था। सेकेंड वन इज उमेश यादव सर, जो कि काफ़ी अच्छे टैलेंटेड, मेटलर्जी से उनकी बीटेक योग्यता है। ओके। और मेटल माइंस के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन आफ्टर मैं तो रहूँगा ही, और माइनिंग सर्वे के लिए एक हमारे बहुत पुराने टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस है, और एक सोनू सर है कतरास के, उनकी जॉब लगी पड़ी है, बट कोई नहीं, वो क्लास देने के लिए रेडी है। लेकिन पूरी जो माइनिंग सर्वे की क्लास होती है, जो टोटल स्टेशंस मशीन्स होती है, थियोलाइट बहुत पहले के ज़माना में, और आजकल टोटल स्टेशंस मशीन आ गई है, वो मशीन को रीड करने के लिए उनकी अलग एक पैकेज है। ओके। देन आफ्टर माइनिंग से, और मतलब कहने मतलब पूरी ओवरऑल हमने स्टार्ट करा है कि माइनिंग की जितने भी सेमेस्टर है सारे को कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर अदर ब्रांचेस में भी टीचर्स को हम लोग हायरिंग करके उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो जो बैनर में या फिर जो पोस्टर में नंबर दी गई है, या फिर हमारे नंबर में आप भी कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वाटर रेसिस्टेंस। लिखिए वाटर रेसिस्टेंस, मैं रफ करता हूं। चलो भाई चलो। ओके। वाटर रेसिस्टेंस आप जान ही रहे होंगे, पानी का प्रतिरोधक, यानी कि कोई भी सामान अगर विदाउट वाटर रेसिस्टेंस है तो वो पानी पड़ने पे या फिर पानी के नमी के कारण भी खराब हो सकती है। ओके। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप्स, वो हैंड वॉच, ये सब वाटर रेसिस्टेंस आजकल बनने लगे हैं। थोड़ी सी पानी भी पड़ी तो इफेक्ट नहीं होने वाले, बट पहले के टाइम पे अगर नमी भी पड़ जाती थी, थोड़ी सी पानी की नमी भी, तो खराब हो जाती थी। सेम इट इज एक्सप्लोसिव में भी है। एक्सप्लोसिव में बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज और ऐसे सारे कंपाउंड्स मिले होते हैं जो कि पानी अगर उसमें थोड़ी बहुत या नमी मिल गई तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देंगे, एक्सप्लोसिव को बेकार कर देंगे। तो इसी के लिए उसमें एक प्रॉपर्टीज डाली जाती है, एक और प्रॉपर्टीज डाली जाती है वाटर रेसिस्टेंस की, ताकि वाटरी मौसम में या फिर बरसात के समय में या वाटरी मेटी एरिया में ब्लास्टिंग करने के टाइम वो अच्छे से ब्लास्ट हो सके। तो चलिए डिफिनेशंस देखते हैं। नेक्स्ट properties is water resistance, the amount of time an explosive can be loaded in water and still detonates are called water resistance of
एन एक्सप्लोसिव। ओके, स्टिल डिटोनेट, यानी कि डिटोनेट मतलब पानी में होते हुए भी वो ब्लास्टिंग कर जाए, डिटोनेटिंग कर जाए, यानी कि डिटोनेटर इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन। और इसी की वजह से डिटोनेटर बताया था ना, इसी की वजह से एक्सप्लोसिव को हम लोग ब्लास्ट करते हैं। देन आफ्टर इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव एंड एक्सप्लोसिव विदाउट लूजिंग एनी sensitivity and efficiency to withstand and explode water. For example, gelatinous types of explosive यानी कि ब्लास्टिंग जिलेटिन। ओके, ये नोट डाउन कीजिए। अगर आप पूछेंगे सर ऐसी कौन सी एक्सप्लोसिव है जिसमें वाटर रेसिस्टेंस नहीं होती या फिर बहुत खराब होती है, तो आप एग्जांपल में देख लो भाई, एनफो अमोनिया नाइट्रेट फ्यूल, ये इसमें वाटर रेसिस्टेंस नहीं होती है और ये पानी पड़ने पे खराब हो जाती है। तो इसको आप नोट डाउन करके हमेशा रखिए। एनफो हैज ए वेरी वेरी पुअर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी इन वाटर्स। ओके, नेक्स्ट आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी, प्लीज नोट डाउन। 1 घंटे की क्लास होने को है। लिखने में काफी समय चला जा रहा है, लिखने में काफी समय चला जा रहा है, और जब तक डिजिटल बोर्ड ना आ जाए तब तक ये समय लगेगा ही। डिजिटल बोर्ड अगर बढ़िया क्वालिटी की लूँ तो फिर 1.5 लाख से 2 लाख तक उनकी अमाउंट आती है, 60, 70, 80 हजार में भी आते हैं, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम तो रखना होगा ना, लैपटॉप। तो ऑलमोस्ट 2 लाख की खर्चा है। एनीवेज, जब तक नहीं हो पा रही है तब तक आप इसी से जुगाड़, इंजीनियर का काम ही है। इंजीनियर का एक मेजर रोल ये भी होता है कि जितना आपके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसी से आपको काम भी निकलवाना है, समझे? उसी से आपको काम भी निकलवाना है। एक प्रॉपर्टीज ये इंजीनियर की होनी चाहिए। पूछेंगे सर कोई एग्जांपल, तो एग्जांपल आप समझ लीजिए, रोड कंस्ट्रक्शंस वर्क है ना, आपको बाहर से प्योर रोड और प्योर कंस्ट्रक्शंस का वर्क, कोई भी बिल्डिंग देखने को मिलेगी तो बाहर बहुत अच्छी लगेगी, गुड फिनिशिंग, ठीक ना। लेकिन इंटरनल में कौन कौन सी मटेरियल यूज किया गया है और क्या उसकी रेट है, ये आपको पता होगा? नहीं, किसे पता होगा? इंजीनियर को पता होगा कि भाई सबसे सस्ती वाली सीमेंट कौन सी आएगी, ये तो लगाओ इसको। सबसे सस्ती वाली सरिया कौन सी आएगी, ये तो लगाओ इसको। ईंट कहाँ से मिलेंगे सबसे सस्ती? भाई बंगाली भाटी वाला ईंट लगा दो। तो इंटरनली पैसे बचाने के चक्कर में वो, या जो भी है ठेकेदार का कहना, भाई हम आपको 10 लाख दे रहे हैं, आपको 10 तल्ला बिल्डिंग खड़ा करके देना, तो इंजीनियर कहाँ से करवा के देगा? अपने घर के पैकेट से पैसा नहीं ना लगाएगा। आजकल एक फ्लोर बनाने में 5 लाख खत्म हो जाते हैं, 6 लाख खत्म हो जाते हैं, तो 10 फ्लोर की बात कर रहे हैं। और ठेकेदार भी तो भाई सबको कमीशन खाते खाते आ रहे हैं, बांटते बांटते आ रहे हैं, तो बचेगा क्या है उसको? तो बहुत करप्टेड है इंडिया यार। इंडिया को सुधारना बहुत आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले के ज़माने में कितना बढ़िया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे गुप्ता डेंसिटी में क्या करप्शंस नहीं था, लेकिन अंग्रेज जब आए तो करप्शंस पूरी इंडिया को सिखा दिए। एनीवेज, नेक्स्ट वन इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशंस लिखेंगे। हाँ चलिए, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशंस लिखिए, ये नहीं हुआ है। ओके,
ओके, तो बीओडी क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशंस क्या है। एक्चुअली रात हो गई है, नींद भी आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, ये पॉइंट अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो सबसे इजीली ये वाली पॉइंट है, द रेट एट विच द डिटोनेटेड वेव passes through the column of explosive is called velocity, यानी कि VOD, velocity of detonator। और पहला वाला सेंटेंस थोड़ी टफ लैंग्वेज है बट ये भी बेस्ट है, स्पीड एट विच द डिटोनेशंस वेव प्रोपोगेट through a cylindrical charge is called velocity of detonations। सिलेंड्रिकल चार्ज मतलब आप समझ रहे हो, सिलेंड्रिकल चार्ज, अरे भाई ये आपका पतीला हो गया, ठीक है, और इसी से थोड़ी थोड़ी एक्सप्लोसिव रहती है इसमें, यहाँ से जलाते हैं और ये कितनी स्पीड से जाके डिटोनेटर को ब्लास्ट करती है, और डिटोनेटर कहाँ रहती है, एक्सप्लोसिव के अंदर घुसाई जाती है और ये ब्लास्ट होता है, तो फिर एक्सप्लोसिव भी ब्लास्ट होता है। तो यही बात को रखा गया है सिलेंड्रिकल चार्ज, ठीक है। और इसमें कॉलम सेम यही मैटर, यही चीज हो गया कॉलम। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा, आप नोट डाउन कीजिए, जो हाईली एक्सप्लोसिव होती है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हाईली एक्सप्लोसिव होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है भाई, 2500 मीटर पर सेकेंड से लेके 7500 मीटर पर सेकेंड तक। तो अब इसको ऐसे लिखिए कि VOD इन मोस्ट ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, VOD वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर इन मोस्ट, एक मिनट पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वो लिखते हैं, या फिर इसी को थोड़ा रफ कर देता हूँ। क्या है, VOD इन मोस्ट ऑफ, VOD in most of the high explosive range generally कितना, generally between 25 मीटर पर सेकेंड to 2500 मीटर पर सेकेंड to 7500 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसमें और अगर पॉइंट नोट डाउन करना चाहते हैं, VOD डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर लाइक, कि क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है VOD, तो एक आप इधर लिख लीजिए, VOD डिपेंड्स ऑन, VOD डिपेंड्स ऑन, ये अलग हो गई भाई,
डिपेंड्स ऑन फ्लाइंग फैक्टर। पहला फैक्टर क्या डिपेंड करेगा? ब्लास्ट होल। ब्लास्ट होल का डायमेंशंस क्या है? डिपेंड्स अपॉन फैक्टर लाइक होल का डायमेंशंस, यानी कि डायमीटर ऑफ द ब्लास्टिंग होल या होल लिखिए। दूसरा फैक्टर है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है एक्सप्लोसिव का। इसके बाद कंस्टिट्यूएंट ऑफ चार्ज। कंस्टिट्यूएंसी ऑफ चार्ज। ये लिखने का जरूरत नहीं है, बट ये सब सारे फैक्टर पे बीओडी डिपेंड करता है। और ऐसा कुछ है क्या? ब्लास्ट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इवैल्यूएट कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस बल्क इमल्शन अमाउंट ऑफ ना, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। Then after density, next point is density. डेंसिटी के बाद सेंसिटिविटी और एक क्या बच गया? डिटोनेशन प्रेशर्स। ओके, रफ कर रहा हूं अब। ओके, नाउ डेंसिटी में बताया था डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी कि घनत्व मतलब गहराई। अगर आप एक गिलास, मैंने चाय वाली एग्जांपल ली थी, तो एक और आप एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपको सत्तू पीनी है, सत्तू गर्मी के सीजन में सत्तू काफी लाभदायक होती है, तो समझ लो एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, उसमें 2 चम्मच सत्तू मिलाते हैं, ठीक, मिक्स कर दिए, तो वो क्या थोड़ी डार्क बनेगी, गड्ढे टाइप में नहीं बनेगी। बट वही एक गिलास पानी में अगर आप 10 चम्मच सत्तू मिलाते हैं तो देखना वो बहुत डार्क बन जाएगी, मतलब गड्ढा घनत्व उसमें ज्यादा हो जाएगी। उसी को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, और दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होगा। तो सेम इट इज एक्सप्लोसिव में भी डेंसिटीज होती है। अगर एक्सप्लोसिव में डेंसिटीज नहीं रही तो जो पानी है ना, वाटर का लेयर है ना, ठीक है, वो क्या उसको करेगा? अरे भाई, ये होल है, ये पानी से भरा पड़ा है, ठीक है, अगर डेंसिटी नहीं रही तो जो भी एक्सप्लोसिव है ये तैरते रहेगी यहाँ पे। जब तैरते रहेगी यहाँ पे और आपका होल का डायमीटर इतना है, सारा माल ऊपर है, तो ब्लास्ट कैसे करेगा? तो इसमें डेंसिटी इसलिए दी जाती है ताकि ये पानी के नीचे जाके यहाँ एक्सप्लोसिव जमा हो सके और पानी को बाहर फेंक सके। और एक्सप्लोसिव तो वाटर रेसिस्टेंस होती है, तो कोई भी डैमेज नहीं करेगी, तो फिर ये इजीली ब्लास्टिंग कर सके। ओके, यही है डेंसिटी, इसीलिए जरूरत पड़ती है। तो समझिए, डेंसिटी इज ए डिसाइडिंग ए फैक्टर फॉर द एक्सप्लोसिव रिगार्डिंग कंसंट्रेशंस ऑफ एनर्जी ऑफ ए सॉर्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हैं, फॉर ब्लास्टिंग हार्ड ग्राउंड हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव इज यूज्ड। अगर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट
माइंस है, कम्पैक्ट स्ट्राटा है, तो वहां तो आपको ताकतवर डेंसिटी चाहिए ना तोड़ने के लिए। तो ओके, अगर सॉफ्ट ग्राउंड है तो फिर आप क्या करें, सॉफ्ट ग्राउंड मतलब मिट्टी थोड़ी मिट्टी नहीं बोलेंगे आप उसको, अरे सैंडस्टोन बोलिए, उतनी हार्ड नहीं है, तो उसको लॉ ऑफ डेंसिटी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द रेशियो ऑफ एन एक्सप्लोसिव डेंसिटी टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। इट इज द रेशियो ऑफ एक्सप्लोसिव डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर। भाई थक रहा हूं मैं, अब नहीं हो पाएगी। लास्ट पॉइंट क्या रह गया हम लोग का, सेंसिटाइजर। चलो कंप्लीट कर दी। द डेंसिटी ऑफ मोस्ट एक्सप्लोसिव वेरीज बिटवीन 0.75 टू 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी को क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, ये सीसी आपको बाइक वाले भी सीसी देख लो या फिर किसी की भी सीसी देख लो, इसका फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर ही होता है ना। और ये कैसे मेजर किया जाता है, ये कैसे मेजर किया जाता है, एनीबॉडीज हैव आइडियाज? ये आप टेस्ट ट्यूब ले लो या एक कोई टब ले लो, ठीक है, टब ले लो, इसकी जो भी लेंथ है सपोज दैट 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ की जो सिलेंड्रिकल के इंजन है वो भी सेम 1 सेंटीमीटर या समथिंग आती है, ठीक ना। तो जैसे ही आप इसमें इंजन वाली बाइक वाले इंजन की बात कर रहा हूँ, जिसमें ही आप सिलेंडर इसमें ऊपर नीचे होती है, पिस्टन घूमती है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस या फिर इधर का डिस्टेंस, कोई एक डिस्टेंस को कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसी से हम लोग सीसी निकालते हैं कि भाई ये इतनी सीसी की इंजन्स है, यानी कि बाइक आपकी 350 सीसी है या 160 सीसी है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं, जो सिलेंड्रिकल इंजन्स में अप एंड डाउन करके जो भी यहाँ का रेडियस या डायमेंशंस ली जाती है उसी पे, ठीक है। ये आपको मैकेनिकल इंजीनियर अच्छे से बता सकते हैं, हम तो ठहरे माइनिंग इंजीनियर, तो बस ऐसे ही नॉलेज जितनी थी वो मैंने रख दिया। नाउ नोट डाउन कीजिए। फिर लास्ट वन इज सेंसिटिविटी। देन आफ्टर एक और बच गया डिटोनेशन प्रेशर्स। ओके, मैं अब रब करता हूं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, अगर आप कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट सी होती है, जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं। पैसे सेंसिटिविटी कोलगेट, मजाक कर रहा था। हाँ, एक एग्जांपल वो भी है, ठंडा गर्म खाने से अगर आपके दांतों में कीड़े लग जाती हैं तो थोड़ी बहुत झंझनाहट होती है, ठीक है। तो एक तरह से आपकी सेंस, यानी कि यहाँ सेंस अच्छी काम कर रही है, तभी तो आपको झंझनाहट जैसी लगती है। सेम इट इज यहाँ एक्सप्लोसिव में भी है। और एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप समझ लो नॉट टच मी प्लांट, वो प्लांट नॉट टच मी प्लांट, जिसको हम लोग छुई मुई प्लांट बोलते हैं। थोड़ा सा आप टच करो तो वो
मुरझा जाती है, यानी कि अपनी पत्ते को फोल्ड कर लेती है। क्यों? क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है, वो किसी से टच नहीं होनी चाहती है। ओके। और अगर आप सेंसिटिविटी की एग्जांपल देखो तो किसी किसी गर्ल्स में एग्जांपल होती है सेंसिटिविटी की। अगर थोड़ी सी धूल या डस्ट नाक में घुस गई या फिर इनहेल कर लिया उन्होंने, तो तुरंत छींक आने लगती है। तो वो कैसे आती है? एज ए एलर्जी। और एलर्जी कैसे? सेंसिटिविटी से वो सेंस किया दिमाग में कि ऐसा है, इसको डस्ट से एलर्जी है, तुरंत रिएक्शन करो इसका। सेम इट इज एक्सप्लोसिव में भी सेंसिटिविटी होती है। एक्सप्लोसिव को बहुत बारीकी से हैंडल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के समय तो बहुत केयरफुली उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और जहां एक्सप्लोसिव अगर एक ही कंटेनर में या फिर एक ही एक्सप्लोसिव वैन में आपका एक्सप्लोसिव भी है और डिटोनेटर भी है, तो दोनों में डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। प्लस डिटोनेटर कभी ओपन पोजीशंस में नहीं रहना चाहिए, उसके लिए एक बॉक्स बनाया जाएगा और बॉक्स लकड़ी की बनी होनी चाहिए विथ गैल्वेनाइज प्रोसेसिंग होनी चाहिए उसमें, ताकि थोड़ी सी भी उसको अगर वाइब्रेशंस मिल जाए तो ब्लास्ट ना करे, ठीक है। बट वही डिटोनेटर अगर एक्सप्लोसिव के अंदर अगर हम लोग एक्सप्लोसिव के कार्ट्रिज के अंदर घुसा दे तो वो बहुत और भी सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि हल्का सा मिस्टेक में वो ब्लास्ट होने इतनी सेंसिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें। हाँ, और एक चीज कि माइनिंग में जब ओपन कास्ट मेथड ऑफ वर्किंग में करते हैं तो एक्सप्लोसिव हम लोग जो कंपाउंड होती है वो पूरी तरह से एक्सप्लोसिव नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब एक्सप्लोसिव वैन में एक्सप्लोसिव तो आती है, बट हम लोग पूरी कंपाउंड एक्सप्लोसिव की ऑन दी साइट पे करते हैं, यानी कि ऑन दी माइंस पे करते हैं, होल के सामने। और जो भी कंपाउंड आती है, जो भी एलिमेंट मिक्स होके आती है, वो और वाटर दोनों को मिक्स करके हम लोग एक्सप्लोसिव बनाते हैं, ठीक है। और वो एक्सप्लोसिव बहुत सेंसिटिव होती है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई मैगजीन हाउस में एक्सप्लोसिव रहती है, बट वो पूरी तरह से एक्सप्लोसिव तभी नहीं रहती है क्योंकि हम उसको माइंस में जब तक वाटर के साथ घोल के मिल के नहीं बनाते हैं तब तक एक्सप्लोसिव नहीं बनती है। इमल्सन, ठीक है, स्लरी इमल्सन्स। बाकी जो एक्सप्लोसिव जो परमिटेड एक्सप्लोसिव होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन कास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइंस में एक्सप्लोसिव बनती है साइड पे ही, एक्सप्लोसिव वैन में ही पानी लगी रहती है, पानी वाटर टैंक, और एक कंपाउंड रहती है स्लरी या इमल्सन्स, दोनों को मिक्स करके एक्सप्लोसिव बनाते हैं। फिर DTH डाउन दी होल या फिर डिटोनेशंस लगा के उसमें हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन, सेंसिटिविटी इज द मेजर ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग ऑफ एन एक्सप्लोसिव मटेरियल। Sensitive is the energy required for a setting on explosive materials. It is the explosive propagating ability. It is the explosive propagating explosive. Explosive should be insensitive during normal handling. जो भी वही मैंने बात बताया था ना, जो भी मैगजीन से एक्सप्लोसिव आ रही है वो उतनी सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि हैंडल करने में यहाँ से वहाँ उसको धोने में ब्लास्ट कर जाए, नहीं तो सबकी जान आप खत्म कर दोगे। तो एक्सप्लोसिव शुड बी इनसेंसिटिविटी ड्यूरिंग द नॉर्मल हैंडल टू फ्रिक्शंस एंड शॉक्स, ओके, बट इट शुड बी sufficiently sensitivity while it is detonated और blasting। मतलब डिटोनेटेड वही फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी स्टेज ब्लास्टिंग का। तो जब हम लोग डिटोनेशंस प्रोसेस में लाते हैं तो वो बहुत हाईली या सफिशिएंटली सेंसिटिविटी हो जानी चाहिए ताकि ब्लास्ट हो सके। ओके, प्लीज नोट डाउन। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, और आप भी जान रहे सेंस क्या होता है। हमारे
ह्यूमन बॉडी के अंदर वैसे 5 सेंस होते हैं जिससे हम लोग पता चलता है बहुत चीज़ों के बारे में, लेकिन फिल्मी दुनिया क्या एक लैंग्वेज कह दिए हैं कि, या फिर क्या एक डाटा दे दिए हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी में 6 सेंस होता है। 6 सेंस नहीं होता है, 5 सेंस ही होता है। आँख हो गया, टंग हो गया, और हवा को फील करते हैं वो हो गया, और क्या, और जो भी है, लेकिन 5 सेंस ही होते हैं। आँख, नाक, माउथ, फीलिंग, और आँख, नाक, माउथ 3, टच, हाँ टच, और एक फीलिंग। 5 सेंस होता है, 6 सेंस नहीं होता। प्लीज नोट डाउन। एक और पॉइंट है डिटोनेशंस प्रेशर, वो उतनी जरूरी नहीं है, बट जब हो ही गया तो लास्ट वन भी कर लेते हैं। तो एक बार सिलेबस को देखा जाए, क्या है सिलेबस। द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव आज कंप्लीट। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस, इन्फो के बारे में स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। कार्ट्रिज पढ़ना है, सैलरीज एंड इमल्सन्स भी पढ़ना है, साइट मिक्स सैलरी भी पढ़ना है, इमल्सन भी पढ़ना है, मतलब एक्सप्लोसिव सब पढ़ना है आपको। डेक चार्जिंग भी पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव ये भी, सेकेंडरी ब्लास्टिंग, पॉप शूटिंग एंड प्लास्टर शूटिंग, इनिशिएशंस डिवाइस, डिटोनेटर ये तो पढ़ना ही है। सेफ्टी फ्यूज, डिटोनेटिंग फ्यूज, शॉक ट्यूब, सब क्या है, इनिशिएशन सिस्टम्स है। ब्लास्टिंग करने से पहले हम लोग डिटोनेटर को ब्लास्ट करते हैं करंट के थ्रू, तभी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होती है। कंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ डीपर सोवेल, उसके बाद मशीन्स के बारे में, सोवेल, उसके बाद ऑपरेशंस एंड वर्किंग प्रिंसिपल, बकेट व्हील एक्सकवेटर्स, बैकहोई, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर, ओ माय गॉड, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर बहुत इंटरेस्टिंग माइंस है। कंटिन्यूअस सरफेस माइनस चोरी माइंस में है। उसके बाद रियर डिस्चार्ज, साइड डिस्चार्ज, एचडीएल के बारे में पढ़ना है, बॉटम डिस्चार्ज डंपर ये भी पढ़ना है, ओके। द फैक्टर्स, एचडीएल नहीं है, डंपर के बारे में। द फैक्टर विच डिसाइड द हॉलेज इक्विपमेंट, ओके, हॉलेज सिस्टम भी पढ़ना है। द प्रिंसिपल ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ बुलडोजर, स्क्रैपर, बॉक्स कट, लोकेशंस बॉक्स कट, वाह। तो ये आपकी कौन सी सेमेस्टर में आएगी, 3rd सेमेस्टर में आएगी, ओके। नेक्स्ट मेटल फ्यूस माइनिंग में एक्सप्लोसिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक्सप्लोसिव लावा एंड हाई एक्सप्लोसिव गन पाउडर एक्सप्लोसिव, यूजर मेटल माइंस, ड्रैग कट, फैन कट। उसके बाद माइंड सर्विंग भी डाला गया है ना, माइंड सर्विंग थ्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, प्राइमरी डिवीजन, क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, माइंड सर्विंग, अपॉइंटमेंट ऑफ माइंड सर्विंग, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर, general requirement of plan and sector sections, types of plans, wow very nice, purpose, accessories, principle of changing, instrument of changing, different operations, अच्छा सर्वेइंग। इसके बाद जियोलॉजी, डीप एंड स्टैक, अपेरेंट डीप एंड ट्रू डीप, अच्छा फॉल्ट के बारे में पढ़ना है,
जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है ये सब, मिनरल गज, ठीक। मतलब थर्ड सेमेस्टर में 3 ही 4 आपका टॉपिक मतलब सिलेबस है। चार पेपर है, हाँ। कंसेप्ट डिजाइनिंग, ठीक, 4 पेपर है, कोई ना, हो जाएगा। तो ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज डिटोनेशंस प्रेशर्स। डिटोनेशंस प्रेशर्स क्या, जो पलुता होती है ना, जो जिसमें डिटोनेटर रहती है, इसी के अंदर एक्सप्लोसिव डाली जाती है, ठीक है। और यहाँ डिटोनेटर से कनेक्ट रहती है, डिटोनेटर पूरी एक्सप्लोसिव में डालते हैं, ठीक। यहाँ से शॉक ट्यूब यानी कि आग लगाते हैं और ये जलते हुए डिटोनेटर को ब्लास्ट करती है, देन आफ्टर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है। तो जो डिटोनेशन का जो प्रेशर से रहता है वो तो हमने VOD पढ़ा, वो अलग है। कहाँ गया VOD, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर अलग है। वेलोसिटी वो क्या, वेलोसिटी क्या रफ्तार से, क्या स्पीड से चल रही है, वो वेलोसिटी से क्या चल रही है, वो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेटर्स हुआ। ये डिटोनेशन प्रेशर्स क्या है कि भाई कितनी प्रेशर्स इसमें लग रही है, रफ्तार को अगर किसी को पुश करें, अगर ये से सपोज दैट कोई बॉडी अगर 80 के स्पीड पे चल रही है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू 80 की स्पीड पे ही चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम पीछे से उसको प्रेशर से दें तो क्या वो 80 से प्लस होगी या नहीं, डेफिनेटली 120 150 तक भी जा सकती है। तो वही चीज प्रेशर्स, यहाँ प्रेशर्स भी दी जाती है और इसी प्रेशर्स को डिटोनेशंस ऑफ प्रेशर्स बोलेंगे। ओके, देखिए अब डिफिनेशंस। प्रेशर्स प्रोड्यूस बाय एंड डिटोनेशंस वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू cylindrical charge called detonations pressure। यही cylindrical charge, यही जो एक्सप्लोसिव इसमें भरी रहती ना, यही cylindrical charge। It is generally varies between 5000 kg per centimeter square to 1,15,000 kg per centimeter square, ठीक। And it's depend upon the velocity of the detonators and density of the explosive। ये आपका कंप्लीट, प्लीज नोट डाउन। चलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कलीग्स एंड माय सीनियर रिस्पेक्टेड पर्सन्स, क्लास ओवर। नाउ नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस, यही है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्लोसिव आज हुई। नेक्स्ट क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस, स्पेशली N4 के बारे में। एक ओपन कास्ट माइंस में कौन कौन सी एक्सप्लोसिव यूज्ड की जाती है उसके बारे में, स्पेशली N4 के बारे में भी। स्लरी इमल्सन सब भी है लेकिन नीचे वाली टॉपिक में। अच्छा, एक्सप्लोसिव आज मैंने आपको माइंस विजिट करवाया, वीडियो यानी कि लेक्चर 3 में आप जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद कल अगर हो पाया तो मैं आपको एक्सप्लोसिव और ये जो डिटोनेशंस प्रेशर्स या फ्यूज होता है ये मैं बताऊंगा, डिटोनेटर बताऊंगा और एक्सप्लोसिव वैन बताऊंगा। अगर 2 बजे मैं जा पाया तो ठीक है, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग कि अभी तक सिलेबस में सेकेंड ईयर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही थी, बट सिलेबस चेंज हुई तो अब न्यू सिलेबस चल रही है। तो न्यू सिलेबस में ये सेमेस्टर 3 की क्लासेस चल रही है। तो सेमेस्टर 3 में हमने अभी तक जो देखा है सिलेबस, उसमें है ओपन कास्ट
माइनिंग, तो जो भी जनरल कंसेप्ट है ओपन कास्ट माइनिंग की सेकेंड ईयर ही प्लेलिस्ट में डाली गई है। जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, ये भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हुई है, वहां से जाके आपको कंप्लीट करना होगा। फैक्टर कंसिडर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, बेंच हाइट, मैनुअल एंड मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, लार्जर बेंच एंड हाइट्स, ये भी ओपन कास्ट माइनिंग ही यानी कि सेकेंड ईयर ऑफ सिलेबस में है, जो कि ये वीडियो के प्लेलिस्ट में है। ठीक है, आपको शुरू से ही देखना होगा। उसके बाद फैक्टर कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग सरफेस माइंस एंड बीच, हाँ ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड माइंस, ये भी सारा चीज पढ़ाया हूँ। आप अगर कंटिन्यू से अगर देखते आ रहे होंगे वीडियो लेक्चर्स, तो आपको ठीक बारीकी से समझ में आ रहा होगा। फैक्टर कंसिडर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग सरफेस माइन डिजाइनिंग एंड स्लोप एंड मैनुअल मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग, हाँ ये भी तो है। उसके बाद हम लोग आ गए प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो अगर आपको कंसेप्ट लेनी है ओपन कास्ट और सीरियस पर्सन है आप अपनी करियर को लेके, तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना होगा, जो कि हमने लेक्चर्स ले रखा है। अदरवाइज आप सोचेंगे कि भाई टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें, तो ऐसे आपको कंसेप्ट नहीं मिल पाएगी माइनिंग में। जैसे तैसे आप पढ़ के पास आउट हो भी जाते हैं, तो आपकी जो वैकेंसीज वाली एग्जामिनेशंस होगी उसमें कतई आप पास आउट ना हो पाएंगे। तो सिंपल सा एक ही कहना है कि शुरू से आप लेक्चर्स को देखते आइए, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। हाँ, ये एक बात और कि स्टार्टिंग में हो सकता है हमने उतनी अच्छे से कम्युनिकेशंस आपके बीच में नहीं रखा होगा, या उतने अच्छे से समझाने का तरीका नहीं रखा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग चीज़ में किसी का भी थोड़ी बहुत फटती है ना, डर लगता है ना, स्टार्टिंग में हैबिचुएट नहीं होता है किसी के सामने बोलने की या कैमरे के सामने बोलने की। बट जैसे जैसे हैबिचुएट हो जाती है तो बेफिक्र होके वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे अभी बेफिक्र होके आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में नहीं हो पा रही थी। तो कहने का मतलब है, डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। आप 1-2 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स 10 लेक्चर्स देख के हमें जज मत करिए कि सर आपको पढ़ाने या समझाने का तरीका नहीं आता है। आप लास्ट तक देखिए, लेटेस्ट वाली वीडियोस में देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। वो स्टार्टिंग के वीडियोस में थोड़ी नर्वस और डर था। ओके, तो चलिए चैप्टर टॉपिक आज की समाप्त हो गई, और 1 बजने वाले, देखिए 12.55 1 बजने वाले हैं। थोड़ी बहुत 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, देन आफ्टर वेरी 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 गुड नाइट। थैंक यू। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।